कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का एक सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत और दीपक हिमांशु सर यहाँ पे आपकी सेवा में हाजिर है, फिजिक्स वाला टीचिंग वाला। दीपक सर को कौन नहीं जानता है। दीपक हिमांशु जो नाम है साथियों, मतलब ये प्रशांत सिंह के अंदर एक दीपक जलाने के लिए आए हुए हैं। दीपक अकेले नहीं जलता है, दीपक से दीपक जलाया जाता है। ये सिर्फ दीपक हिमांशु सर की गाथा नहीं है, बल्कि वो ये गाथा की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग कि पूरा पेडागॉजी का जो महासमर है, जो सीडीपी का महासमर है, सिर्फ सीडीपी मात्र पढ़ने से, पेडागॉजी मात्र पढ़ने से भी आप सफल हो सकते हैं। आज हम इसी पे पूरा सेशन करने वाले हैं। किस तरह से दीपक सर जी सर। पेडागॉजी और जो सीडीपी का जो कॉम्बिनेशन जी। है वो स्टूडेंट्स को सफलता दिला सकता है। जी सर। क्योंकि मैं थोड़ा सा और आपको दीपक सर के बारे में बता दूं कि आज से दीपक सर जो है फिजिक्स वाला टीचिंग वाला में जो है हमारे साथ मिल करके जी। एक जो चुनौती भरा जो काम है, जो मुश्किलें आ रही थी, उसमें किस तरह से ये हेल्प करने वाले हैं, किस तरह से सपोर्ट करने वाले हैं, वो सभी स्ट्रेटजीज भी हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। जी सर। तो दीपक सर, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हम आपके व्यक्तित्व से शुरू करते हैं और उसके बाद हम आएंगे पेडागॉजी के ऊपर भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सर, आप जब फिजिक्स वाला से जुड़े तो आपके अंदर क्या इच्छा चल रही थी और किस तरह से जो है यहाँ पे आपने सोचा कि पेडागॉजी के फील्ड में या किस तरह से बच्चों की हेल्प करेंगे, थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दें। जी सर, सबसे पहले तो सर थैंक यू आपको और पूरी टीम को भी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि हम लोग मिलके बच्चों के लिए कर सकते हैं बेहतर। और निश्चित रूप से सर, फिजिक्स वाला टीचिंग वाला को मतलब कौन फ़ैन नहीं है सर, सब लोग इनका फ़ैन है। और जो एक बच्चों के लिए जो एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो एक क्लैरिटी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को हम सही डायरेक्शन दे पाएँ, उसके लिए बहुत बेहतरीन सर आप लोग काम यहाँ पे कर रहे थे। और मुझे भी इच्छा थी कि मिलके करें और आप लोगों ने याद किया। और मुझे खास करके ये खुशी है कि हम सब लोग मिलकर अब इस चीज़ को बहुत बड़े आयाम तक ले जा पाएंगे। जैसा कि आपने कहा सर कि पेडागोजी पोर्शन जो है, और वो ऑब्वियसली आपको क्वालिफाई करा सकता है, क्योंकि अगर आप सीटेट की बात करते हैं तो सीडीपी पोर्शन पेडागोजी है ही। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर पेपर 1 में ही आप देखिए तो चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ईवीएस हो, इसमें आपके 50% पेडागोजी पोर्शन ही, टोटल जोड़ेंगे तो 90 नंबर सर हो ही जाता है। तो एक क्वालिफाइंग है और सर काफ़ी तरह से यह जरूरी है सर, क्योंकि पेडागोजी कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किताब से तो कर नहीं सकता है। उसके लिए रियल लाइफ, उसके लिए जितनी भी चीज़ें उनके आसपास जुड़ी हुई है, ये एक साधना है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप ये रट नहीं सकते हैं कि सूरज पूरब में उगता है या भारत कब आज़ाद हुआ था। इस तरह से आप पेडागोजी को रट नहीं सकते हैं। अब जैसे अभी सर खुद इतने बड़े हैं और हमारे गुरुदेव हैं और मुझे इतना सम्मान दे के यहाँ पर सर अपने साथ हमें मौका दे रहे हैं और हम लोग मिल के आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन करने वाले। ये एक अच्छा मैसेज भी है कि जब देखिए कि आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे से पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग सर से पढ़ते होंगे। अब सोचिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग दो लोग मिलके चीज़ों को करेंगे तो निश्चित रूप से सर मुझे लगता है कि पेडागोजी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसमें ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है कि हम दोनों लोग मिल रहे हैं और एनालिसिस के साथ आपके सामने कैसे चीज़ें आएंगी, कैसे प्लान आएंगे, कैसी कैसी आपको चीज़ों को दिखाया जाएगा, करवाया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये सर मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है। और लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम तक या एग्ज़ाम में ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि सर आज अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं या कि मतलब पढ़ाने का मौका मिला है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं शिक्षा शास्त्र हमारे अंदर है या किसी भी टीचर के अंदर वो है, तभी वो है। कोई टीचर अपने जीवन के 60 वर्ष तक अगर वो टीचर है और सम्मान वह रिटायरमेंट लेता है, तो वो सर शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी की वजह से ही लेता है, क्योंकि आपके अंदर हर वो कला वो होती है जिससे कि वो मतलब आप अच्छे से उस चीज़ को कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो साथियों, यहाँ पे अब हम प्रश्न को ले चलते हैं थोड़ा और आगे। जी। सीडीपी और पेडागॉजी किस तरह से आपको सीटेट के एग्जाम में या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में मैक्सिमम नंबर दिला सकती है। जी। जी। सब्जेक्ट पेडागॉजी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स है,
इसके अलावा सीडीपी खुद में भी अपने आप में पेडागोजी होती है। इसको पढ़ने का हमारा जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, अब हम इस पे आएंगे। और दीपक सर, जी सर। बहुत सारे बच्चे जो है पेडागोजी को लेकर परेशान होते हैं, कहते हैं कि सर क्वेश्चन में चारों ऑप्शन जो होते हैं जी वो सही नज़र आते हैं, जी तो क्या तरीका होना चाहिए कि हम जो है उनको चारों ऑप्शन में डिफरेंस बता सके बच्चों बहुत बहुत बढ़िया सर। और मैं बच्चों को ये कहूँगा भी कि आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद ये पूरी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि आप मतलब इसके बाद से आप अपनी पूरी रणनीति बना सकते हैं, आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। सर जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करूंगा। अगर जैसे कि अभी आपको चाहने वाले इतने लोग हैं, हम लोग सब लोग हैं, Yes, sir. और अगर एक क्वेश्चन आता है हमें कि आप शिक्षक हैं और बच्चे आपसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अगर एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से प्रशांत सर के बारे में कौन सा विकल्प सही है, सही है। उसमें एक है कि प्रशांत सर पेडागोजी के एक बेहतरीन शिक्षक हैं, एक ऑप्शन है कि प्रशांत सर बड़े सुंदर दिखते हैं, प्रशांत सर बड़े अच्छा चश्मा पहनते हैं, और प्रशांत सर की बात हमें अच्छी लगती है, या इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। हाँ या जी। तो ऐसे क्वेश्चन में तो सब अब जो बच्चे, जैसे हम लोग सर एडमायर करते हैं सर आपकी पर्सनैलिटी को भी, आपके हर चीज़ को भी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रश्न एक स्टूडेंट से पूछा गया है उनके टीचर के बारे में, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि प्रशांत सर शिक्षा शास्त्र के जो विशेषज्ञ है, वो शिक्षा शास्त्र हमें पेडागोजी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमारे रिलेवेंट बात है। बाकी चीज भी सही है। तो यही प्रॉब्लम सर मुझे लगता है एग्जाम्पल क्वेश्चंस में भी होती है कि जब भी आपको बहुत सारे पॉजिटिव चीजें मिलती है कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के लिए क्या सही है, कभी ऑप्शन रहेगा कि बच्चे को उचित मार्गदर्शन दे, बच्चे को करने का मौका दे, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो उसमें सबसे बेहतर क्या होगा, कभी आपको कहीं पर जाना होता है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है सर। कहीं पर आपको कहीं जाना होता है, रोड पे जाना होता है, तो आप देखते हैं कि इस रोड से जाएं, किस रोड से जाएं, किस रोड से जाएं। अच्छा शाम का टाइम है, अभी इधर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ये दूरी थोड़ा लंबा है, लेकिन उसमें जो है जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि उधर ट्रैफिक नहीं होता है, इससे नहीं जाएंगे। यही पेडागोजी है कि पेडागोजी में आप कोई भी एक ब्रह्म लकीर नहीं खींच सकते कि ऐसे ही होगा। जब आप प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न का मूड क्या है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं उसके हिसाब से आप ऑप्शंस को पढ़िए और उसको रिलेट करिए। बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि एकदम से ए ऑप्शन देखा, अरे हाँ ये तो सही है, हो सकता है कि बी उससे भी ज़्यादा सही हो। तो थोड़ा उसको रिलेट करके सर, मेरा तो उसमें आप अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बताया कि एटलीस्ट आपको उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी पड़ती है। जी सर। क्वेश्चन में चारों ऑप्शन सही नज़र आएंगे, लेकिन आपने एक्सपीरियंस में क्या सीखा है, दीपक सर ने बहुत अच्छी बात बताई। अब आते हैं इसमें एक दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल बार बार आ रहा है कि नए पैटर्न की पेडागोजी आ गई है, नया पैटर्न आ चुका है। नए पैटर्न में पेडागोजी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको इवन शिक्षक बनने के लिए भी नए पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो दीपक सर, नया पैटर्न की पेडागोजी क्या है, या नए पैटर्न पे बच्चे कैसे पढ़ें जी जिससे ये मैक्सिमम मार्क्स ला सके? जी जी सर, एक तो देखिए जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हुआ तो कुछ चेंजेस सीटेट ने उसी टाइम से किया था, वहाँ से मैं चीज़ों की शुरुआत करूँगा कि अब प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल सिनारियोज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और वो सीटेट आप देखिएगा ऑनलाइन में कर भी रहा है पहले के 2019 के बाद से जो हो रहा है, तो इसमें वो चेंजेस हुआ भी है। और अब जबकि एनईपी आ गई है तो उसका भी एड ऑन हो गया है, और हर चीज़ें उस हिसाब से दी जा रही है कि अभी के जनरेशन के हम बच्चे को कैसे आगे लेके जा सके। तो कहीं ना कहीं सर इसमें मुझे लगता है ना सर, ये जो पैटर्न चेंज हुआ है ये सही चेंज है, क्योंकि एक टीचर जब हम बनते हैं उसके बाद हर टॉपिक जो भी क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जैसे कि आपको बोल देगा कि एक XYZ है, वो इस तरह, वो एक टीचर है, उसको इस ऐसी परेशानी होती है, या बच्चों में समस्यात्मक बालक हैं या विकलांग बालक हैं, तो उन्हें वो कैसे ट्रीट करें। तो ये सब जो चेंज हुआ है जिसमें कि आपको स्टोरी बना के या प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड दिया जाता है, इन चीज़ों का सोल्यूशन सर आपके प्रैक्टिकल चीज़ों से ही है। तो मुझे लगता है कि इसको मैं पिछले क्वेश्चन से रिलेट करना चाहूँगा कि जो नया चेंज हुआ है इसके लिए आपको वो बहुत एनालिसिस करना जरूरी है, आपको चीज़ों पर, क्वेश्चंस पर, टॉपिक पर, और इसमें कोई भी चीज़ रटने की बात नहीं है। ऐसे भी NCF रोट लर्निंग को ये करता है। और मुझे लगता है कि सर दो चीज़ इसमें ओवरऑल बहुत ज़रूरी है नए पैटर्न पर बच्चों को। सबसे पहले तो आप किसी भी क्वेश्चन को एक टीचर की नज़र से देखिए, आपको अभी, और कहीं ना कहीं सर साइकोलॉजी का तो डिफरेंस पड़ता ही है। मुझे लगता है कि अभी हमारे सारे स्टूडेंट को ना एक शिक्षक की तरह सोचना शुरू कर देना चाहिए,
बच्चों की तरह मतलब व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं माइंड में एक टीचर कैसे व्यवहार करेगा, एक टीचर कैसे सोचेगा, वो सबको लेके चलेगा। तो एक तो पहला चीज़ वो कि आप शिक्षक की तरह सोचना शुरू करिए। और दूसरा चीज़ कि अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो एक और यहाँ पे सर तरीका वो लोग अपना सकते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भी आप पहले छांटना शुरू कर दीजिए। एक रिवर्स अप्रोच जो है ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि जब आपके पास 4 ऑप्शन और आप फंसे हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन अगर कट गया तो थोड़ा माइंड भी हल्का हो जाता है और ऑप्शंस भी आप अच्छे से चूज कर सकते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड चीज देख के कभी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट ना करें सर। और ये ना कि अरे इतना अच्छा हल्का पूछ दिया या इतना आसान पूछ दिया। आसान तो सब कुछ है, बस उस मोटिव को समझना है कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी जाल में हमें फंसाना चाह रहा हो, और हमें उसमें फंसना नहीं, हमें समझना है कि एक्चुअल रास्ता क्या है। तो मुझे लगता है सर नए पैटर्न पर अगर इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। और पेडागोजी तो सर अगर एक ऐसी चीज़ है कि पकड़ में आ गई तो अब इससे आसान कुछ नहीं है, और ऑब्वियसली बच्चे सिलेक्शन कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के सरकार के सामने नारा लगा रहे थे कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए। जी जर्मनी के चांसलर ने बोला कि सैलरी किसी की नहीं बढ़ेगी, अगर सैलरी किसी की बढ़ेगी तो टीचर की बढ़ेगी। जी हम लोग यहाँ पे अपनी सैलरी की बात नहीं करने के लिए आए हैं, हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि जर्मनी जो है वो टीचर को कितना महत्व देता है। जी सर। जर्मनी के चांसलर ने बोला कि टीचर की सैलरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, टीचर को सबसे ज़्यादा हमें रिगार्ड देना चाहिए, क्योंकि टीचर ही वो व्यक्ति होता है जो डॉक्टर बनाता है, जो इंजीनियर बनाता है, जो आईएएस बनाता है, जो देश को बनाता है। टीचर बनाने के क्रम में अगर आप देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जी के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है, जी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 का भी ड्राफ्ट सर्कुलेट हो गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 का ये जो कॉम्बिनेशन है आने वाले सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में दिखेगा, दीपक सर। जी सर बिल्कुल। और दीपक सर शायद एक इत्तेफाक भी है और एक खुशी की बात भी हमारे साथ है कि अब हम लोग जो है इस पूरे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जी एक साथ मिल करके जो है जी इसको हम स्टूडेंट्स के सामने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जी सर। अच्छे से व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। जी तो दीपक सर इसमें क्या खास रणनीति होनी चाहिए जो बच्चे जहाँ पे डिफ़िकल्टी फेल करते हैं जी उनको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को समझने में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझने में एक चैलेंज आता है, जी तो उस चैलेंज को हम कैसे दूर करेंगे? सर मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर डीप से पढ़ेंगे तो वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम, अब कोई भी अपडेटेड अगर आप देखिएगा पॉलिसीज आई है तो वो कुछ किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। क्योंकि कोई भी जैसे मोबाइल ही अगर आपका नया वर्जन अपडेट होता है तो कुछ तो उसमें प्रॉब्लम हुआ, हैंग हुआ या कुछ चीज़ें एरर आई तो अपडेट हुआ। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि या जो एनसीएफ का जो ड्राफ्ट है सर, इसको आप लोग ये माइंड से निकाल दीजिए कि ये कुछ ऐसा आ गया है जो मतलब पूरा कुछ, ये जो भी आपके साथ एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम थी उनमें ही कुछ नई पॉलिसीज़ को ऐड करके, किसी चीज़ को एडवांस करके, कुछ चीज़ ऐड करके बेहतर करने की कोशिश की है। जैसे हमारा जो 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम है सर, तो कहीं ना कहीं मतलब बच्चों को पहले ज़बरदस्ती लोग 3 साल 4 साल में लोग एडमिशन करवा देते थे पहले क्लास में। अभी आप कहीं पर भी जाइए 6 साल से पहले आपका फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं होगा। तो ये बच्चों के बचपन को बचा के रखने की बात की गई है उसमें कि बच्चे 3 साल प्ले स्कूल में रहें, फिर वो पहली क्लास में जाएं, फिर सेकंड क्लास में जाएं, और इस 5 साल को मतलब वो किंडरगार्टन पद्धति के तहत उनका जो नया सिस्टम है जिसमें कि वो ईसीसी लेकर आए हैं, तो ये सब हमारे प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन है सर। तो इन सभी चीज़ों को जब भी हम पढ़ें तो हम अपने आसपास देखकर पढ़ें कि क्यों 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ये बात कही गई है, क्यों 8 साल के लिए क्या प्रॉब्लम थी। हम लोग कई बार क्या होता है कि एडवांस होते होते इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हम अभी देखिए बच्चे को हम 2 साल 3 साल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं। 3 साल 4 साल के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, उनको होमवर्क मिलने लगता है, उनको ऐसी चीज़ें जो कि कंप्लीटली मना था। तो उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आया है, चाहे वो करिकुलम फ्रेमवर्क भी जो नया बन रहा है उसको, वो भी आपके फ्रेमवर्क को, आपके करिकुलम को और इंटरेस्टिंग करने के लिए किया गया। तो इनको जब पढ़ा जाए, बहुत ही प्रैक्टिकली पढ़ा जाए सर, रियल जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही है, एक एक लाइन को अगर उससे आप देखेंगे तो बहुत वास्तविक चीज़ है
और उसको ये नहीं करके मैं बच्चों, क्योंकि हम लोग तो सर आगे बच्चों को पढ़ाएंगे भी, इस पर प्रश्न भी कराएंगे, तो कभी भी ये मत देख के करिए करिए एक नया सिलेबस ऐड हो गया अब इसको करना है। ये देखिए कि ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और जब आप ऐसे सोचिएगा तो वो चीज़ों को आप आत्मसात कर पाइएगा और बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाइएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। एक लास्ट सवाल, जी ये थोड़ा सब्जेक्ट से हट के होगा दीपक सर। जी सर। ये व्यक्तिगत सवाल होगा, लेकिन ये पूछना मेरी जिम्मेदारी भी है सर। और इसमें व्यक्तिगत सवाल ये है कि बहुत सारे टीचर्स जो है जी एक साथ अगर रहते हैं जी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ताकत या बच्चों को एनर्जी मिलती है। बिल्कुल सर। मैं दीपक सर को पिछले कई वर्षों से जानता हूं और हम दोनों लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक साथ भी रहे और एक साथ चलते रहे, जी और उसी सफ़र में जो है हम लोग मिले जी कहीं ना कहीं कि एक ज़रूरत थी जी कि हम क्या बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, जी एक सकारात्मक एनर्जी दे सकते हैं। ये हम दोनों लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बना हुआ था कि दीपक सर किस तरह से जो है हम लोग बच्चों को एक पॉजिटिव माहौल दें, जी क्योंकि टीचर का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। और मैं दीपक सर के व्यक्तित्व को बहुत भली भांति जानता हूँ, बहुत ही सकारात्मक है और बहुत ही संस्कारिक टीचर है, मतलब इनके अंदर संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे दीपक सर कि आपके अंदर इतने अच्छे जो संस्कार हैं पॉजिटिव, वो कहाँ से आए? सर बहुत धन्यवाद इस प्रश्न को करने के लिए। और सबसे पहली बात तो सर कि ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ा है कि मैं आपके साथ बराबर पे बैठा हुआ हूँ। आप मेरे गुरुतुल्य हैं सर। और ये चीज़ तो पहली बात जो आज बच्चों को इस स्क्रीन पे दिख रही है यूट्यूब में, पहली बार हो रहा है सर। ओके सर। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मैसेज है। और आप सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा, और जैसे हम लोग टीचर हैं, मे भी 3 महीने 6 महीने बाद आप लोग भी टीचर बनने वाले हैं, तो इसमें कोई मतलब आप सिंपल सोचिए कि हमारे में और आप में कोई अंतर नहीं है। आज हम और प्रशांत सर बैठे हुए हैं, कल किसी बड़े स्कूल में आप और आपके कोई मित्र बैठे होंगे, और हो सकता है कि आप दोनों एक ही विषय के शिक्षक होंगे, क्योंकि विद्यालय में एक अगर बच्चे को पढ़ाना है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक शिक्षक कई बार सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो आप लोग तो वहाँ पर ये मैसेज लेकर जाइए, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी सर एक बच्चा जन्म से ही अनुकरण करता है। आपके भी स्टूडेंट अनुकरण करेंगे जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं आज। मुझे लगता है कि पहली बार एक सब्जेक्ट के 2 टीचर एक फ्रेम में हैं, और मुझे ये मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। तो ये चीज़ तो सबसे पहले आप लोग के लिए है कि ये अनुकरण आपसे भी बच्चे करेंगे। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो सकारात्मक मस्तिष्क है वो बहुत ज़रूरी है, ये क्लियर रखना है। मैं मतलब सही मैं आपको बताऊं कि ज्ञान के मामले में मैं शायद मतलब मैं जिस विद्यालय का शिष्य होऊंगा, जिस साहित्य का मैं एक छोटा सा एक स्टूडेंट होऊंगा, उस विद्यालय के, उस यूनिवर्सिटी के प्रशांत सर गुरु होंगे। तो नॉलेज में इतना फ़र्क है, लेकिन एक सकारात्मक चीज़ जो मुझे लगता है कि आपका जो सकारात्मक व्यक्तित्व है सर, मतलब वो लेकर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सर बचपन में भी जिन टीचर से पढ़ाई की वो शायद 12th पास थे, और मैंने उनसे 10th की पढ़ाई की और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए सर। तो मैटर ये करता है कि आप बेसिकली किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को अपने, क्योंकि आपका नज़रिया, आपका सोच क्लियर होना चाहिए। और सर निश्चित रूप से बच्चे इस बात को जानते हैं, मेरा परिवार पूरी तरीके से एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी प्रेसिडेंट अवार्डेड टीचर हैं और अभी रिटायर किए हैं। मेरी माताजी भी 40 साल से जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में शिक्षा दी हैं, और पूरा पारिवारिक माहौल रहा है। और बचपन से ही सर ये जितने भी सर्व शिक्षा अभियान या जितनी भी नीतियाँ आई, उनको मैंने अपने आँखों के सामने अपने घर के माध्यम से, अलग अलग विद्यालय के माध्यम से इम्प्लीमेंट होते देखा है। और मैंने देखा है कि सर एक अच्छा टीचर बनने में कितना मेहनत लगता है। शिक्षक बनना और अच्छा शिक्षक बनना में बहुत अंतर है सर। और मुझे लगता है कि एक शिक्षक और एक अच्छे शिक्षक में बस एक इंसान का ही फ़र्क होता है कि आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बन जाएं। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन अगर आपको मन में 1% भी वो चीज़ आ गया कि अरे हाँ मुझे तो नॉलेज है, तो शायद आप उसी दिन गिर गए। तो सर ये हमने अपने परिवार से ही सीखी है कि हम रह जाएंगे आज के खिलते हुए तारे बनकर, कल फिर आएंगे हमसे बेहतर कहने वाले, तुझसे बेहतर सुनने वाले। तो ये चीज़ है, और इसी चीज़ को लेकर कि आप मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए, और जो आपके पास है वो अच्छी बात है,
हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये परिवार से सर ये चीज़ मिला है, और आप लोगों का साथ इन चीज़ों को और बढ़ा रहा है सर। तो साथियों, आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आपने एक शुरुआत देखी कि मैं और दीपक सर मिलकर के पेडागोजी और साइकोलॉजी को पूरे जो एजुकेशन के फील्ड में है, एक नई क्रांति की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखते रहिए फिजिक्स वाला टीचिंग वाला।